बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने प्रोग्राम आईना के साथ आपका अपना मेज़बान नदीम वारसी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें इज़्ज़त बख्शी, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम आईना बहुत पसंद किया, जिसका सबूत ये रहा कि फेसबुक के ऊपर लाखों लोगों ने और यूट्यूब के ऊपर हजारों लोगों ने ये प्रोग्राम देखा और सराहा। हमारी आखिर तक ये कोशिश रहेगी कि बिल्कुल न्यूट्रल होके हम इस प्रोग्राम को जारी रखें, जिसमें किसी का इन्फ्लुएंस ना आए, किसी का कोई दबाव ना आए, और जो हकायक हैं वही नाजरीन के सामने पेश किए जाएं। तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपके इल्म में एक बात लाना चाहता हूं। आज जो हमें कंटेंट दिया गया उसका बेड़ा गर्क चीनी ने कर दिया। आप हैरान हो गए होंगे कि चीनी ने हमारे कंटेंट का बेड़ा गर्क कैसे किया। आज सुबह मैं स्टोर पे चीनी लेने गया, और जैसे ही मैंने लड़के से 1 किलो चीनी पूछी तो जवाब में लड़के ने यह कहा कि सर, चीनी का अब मिनी पैक दस्तयाब है। मिनी पैक? कौन सा मिनी पैक? उसने मेरे हाथ में ये वाला 140 ग्राम का मिनी पैक पकड़वा दिया। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि क्या हमने पाकिस्तान में रहते हुए ये हालात भी देखने थे कि खान साहब, चीनी अब मिनी पैक यानी साशों में आएगी। बड़ी हैरत हुई, कमाल हैरत हुई, और जिससे मैंने डिस्कस किया और बताया वो भी हैरान हो गया कि अब चीनी हमें मिनी पैक में मिलने लगी है 140 ग्राम, और 140 ग्राम की कीमत 20 रुपए है, यानी ये किलो बनी 143 रुपए की, जो कि चोरों के दौर में सिर्फ 55 की थी। खान साहब, ये कैसी तब्दीली है? पाकिस्तान की तारीख में हमें क्या ये भी दिन देखना था? मुझे तो लगता है कि आने वाले चंद माह में ये चीनी 1 चम्मच भी मिलेगी। अब समझ नहीं आती कि आपके बुलंदोबाला जो वादे थे, जो दावे थे, उनका क्या बना। ये तब्दीली हमें कहां ले जाएगी? इस तब्दीली को अभी तक हम नहीं समझ पाए। आपके सारे वादे कहां हैं? अब ये नौकरियों की बात और घरों की बात तो पुरानी हो गई। हाँ साहब, अब तो आपके पास टाइम भी नहीं बचा। 4था साल आपकी हुकूमत को लग गया है, और 4 साल में प्रोग्रेस 0 है। बहुत सारे लोग या आप या एमएनए हजरात इस बात पे लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं कि आपको तब्दीली नजर नहीं आ रही। हाँ सब, तब्दीली कहां है? हमें क्यों नजर नहीं आ रही? माइक्रोस्कोपिक है क्या? हमें माइक्रोस्कोप लानी पड़ेगी इस तब्दीली को देखने के लिए। खान साहब, लोग तरस गए हैं इस तब्दीली को देखने के लिए। आपके किए हुए वादे जो कंटेनर पे खड़े हो के आपने किए, कहां गए वो वादे? मदीने की रियासत और क्या क्या पाकिस्तान के लिए ख्वाब दिखाए लोगों को, वो कहां हैं? और 4 साल होने को आए, डिलीवर कुछ नहीं हो पाया। आज एक बंदे से बहस हो रही थी, कहने लगे इमरान खान का कसूर नहीं है, उसको टीम ही बुरी मिली है। खान साहब, किसने सिलेक्ट की टीम? जहां तक हमारा इल्म है, हमने आज तक यही सुना कि आपने जितनी भी क्रिकेट खेली उसमें लिस्ट आपकी तरफ से जाती थी सिलेक्टर्स को कि मैंने ये लड़के लेने हैं। तो खान साहब, आपको यह पता होता था कि ये लड़के डिलीवर कर सकते हैं। खान साहब, 23 साल हो गए आपकी स्ट्रगल को,
23 साल में आपको यह पता ही नहीं चला कि आपने कौन से खिलाड़ी लेने हैं। अब लोगों से यह सुनने को मिल रहा है, खान साहब तो ठीक हैं पर उनकी टीम बेकार है। हाँ साहब, अकाउंटेबिलिटी आपकी स्पीचेस हैं कि सबसे पहले इमरान खान, उसके बाद वज़रा और उसके बाद अवाम। हाँ साहब, परफॉर्मेंस को देखा जाए तो हो सकता है आपकी किताबों में बड़े हाई मार्क्स, लेकिन अवाम को अभी तक नजर कुछ नहीं आया। इकोनॉमी की बात करें कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, महंगाई की बात करें, आटे की बात करें, चीनी की बात करें, घी की बात करें या पेट्रोल की बात करें। खान साहब, अगर मैं बीमार होता हूं तो डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर कहता है 104 बुखार है, ये लो 3 दिन की दवाई लिख के देता हूं, तो डॉक्टर साहब उसकी पहली डोज से ठीक होना शुरू हो जाता। यह कभी नहीं हुआ कि मैं 3 दिन की दवाई खाऊं और 104 बुखार जो था वो 110 हो जाए, मैं मरने के करीब हो जाऊं। खान साहब, हमारा बुखार 110 हो गया है। अवाम पागल होने को आई है, अवाम को समझ नहीं आ रहा कहां जाए। अकाउंटेबिलिटी पे आ जाएं। आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, मुल्क का दर्द शायद कायदे आजम की तरह आपके सीने में धड़कता है, लेकिन खान साहब आप भी क्या गिला करते हैं कि आपको टीम अच्छी नहीं मिली। खान साहब, किसने टीम सेलेक्ट की? खान साहब, एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो बिजनेसमैन होता है ना, वो जब इन्वेस्ट करता है ना तो उसके जहन में सिर्फ एक बात होती है, प्रॉफिट। हा खान साहब, जब प्राइवेट जेट बार बार जाता था और लोगों को ले लेके आता था तो वो जो बिजनेसमैन थे उनके जहन में प्रॉफिट घूमता था, आपको नजर नहीं आता था, आवाम को नजर आता था। अब आपकी वज़रा की बात कर लेते हैं। मेरा मतलब सिर्फ अभी तक एहतसाब पर है। कितनी आपने वजारतें तब्दील की, आपने उन लोगों को लिया ऑन द रिकॉर्ड, स्टूडियो में बैठ के आपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से यह दुआ की, या अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना बना। बताएं। और आपने उनको ओपनर रख लिया। अब फिर आऊं अकाउंटेबिलिटी पे, एहतसाब पे। शोभा दिया रेलवे, सत्यानाश कर दिया। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों, अवाम को पता नहीं है क्यों। फैक्ट्स आप जानते हैं। खान साहब, आपने उनको माजूल कर दिया, वजारत छीन ली, हमें अच्छा लगा, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी कहां गई? शेख साहब को कटहरे में खड़ा करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि आपकी कारकर्दगी कहां है, तो फिर तो हमें मजा आता, फिर तो बात बनती। खान साहब, कहां है वो सारी बातें, कहां हैं वो सारे वादे जो आपने कंटेनर पर खड़े होकर, जलसों में खड़े होकर हम लोगों से की? वो कहां गए वादे, वो कहां गई सारी आपकी हकीकतें? कल मैं आपकी एक स्पीच सुन रहा था स्टूडेंट्स के बारे में। जनाब ने फरमाया कि 4 चीजें, सबसे पहला झूठ बोलना छोड़। हाँ साहब, इंप्लीमेंटेशन। बताइए, आपने तो स्टार्ट ही झूठ से किया। 100 दिन में आपने जो वादा किया, अभी तक आपको 4था साल कंप्लीट होने को आया। खान साहब, कहां गए वो वादे जो आपने हमारे साथ किए? वो कहां गए वादे? वो सारे फुर हो गए। हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, हम कहां जाएं, हम कहां सर पटके।
टैक्सेस की भरमार है, वो कहां जा रहे हैं? एक आम आदमी को समझ नहीं आ रही। खान साहब, आप जिस हिसाब किताब में हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। मुझे आटा, चीनी, दाल, मुझे तो सिर्फ इतना पता है, पाकिस्तान में 80% लोग गरीब हैं, उनको किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। रही बात यह कि हमने आज तक ये सुना है कि कौमें डंडे से बनती हैं। हाँ साहब, एक बात आज आपको मैं बताए देता हूं, ये दुनिया क़यामत तक चलती ऐसे ही रहेगी। आप जैसे बेशुमार लोग आएंगे, वादे करते जाएंगे, हम गरीब अवाम उन वादों पर यकीन करते हुए पीछे चलते जाएंगे। खां साहब, यह मुल्क डंडे से कभी सीधा नहीं हो सकता। बताऊं क्यों? क्योंकि हमारे यहां डंडा बराए फरोख्त है। शायद आपको समझ ना आई हो कि डंडा बराए फरोख्त का मतलब क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल अपने अदलिया की देता हूं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन एक एग्जांपल कोट करता हूं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार। जनाब को शौक चढ़ा हॉस्पिटल्स के अंदर जाने का। वहां गए, मेमन साहब के कमरे में शराब की बोतलें मिली और सूंघ के बता रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, वीडियो मौजूद है, पकड़ लो शराब है। खान साहब, सुबह वो शराब शहद की बोतलों में बदल गई, जैतून के तेल में बदल गई। खान साहब, कौन है ये बंदा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, अवाम नहीं है, इतना बड़ा बंदा शराब की बोतलें पकड़ रहा है, वीडियो ऑनलाइन है, और सुबह फरमाया जा रहा है कि एविडेंस नहीं है। वो जनाब, आप तो गवाह भी खुद हैं, मुद्दई भी खुद बन गए और हाकिम भी खुद ही बन गए। तो डंडा बराए फरोख्त हुआ ना, रातों रात डंडा बिक गया। यकीन माने, हम डंडे से नहीं सीधे होने वाले। अब आपको एक बड़ी खास बात बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। हाँ साहब, आपके साथ अवाम का समंदर मौजूद था, ये बात याद रखिए। ये पास्ट हो गया, अब किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। अब ये सेंटेंस पास है। हाँ साहब, आप क्या करते हैं? मैं आपको आपकी तकरीर का मतन बताता हूं, जो आप स्पीच करते हैं। पाकिस्तानियों, किसी भूल में न रहना, यह मुल्क चोरों और लुटेरों की जद में है। खा गए हैं, बड़ी कुर्बानियां चाहिए। क्या मुझे कुर्बानियां दोगे? खुदा की कसम, अवाम की सांसें आपकी सांस के साथ चलती थी। और एक और बात बता दूं, हाँ साहब, आपकी तकरीर में जादू है। मेरा यह मानना है कि मिट्टी का मैं बुत बना दूं और आपकी तकरीर से वो बोलना शुरू कर दे, इतना जादू है। हाँ साहब, अवाम को आपको धोखे में नहीं रखना चाहिए था, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। आप ये कहते हैं, पाकिस्तानियों, इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्या इस मुल्क को बचाना चाहते हो? एक आवाज आती, हां बचाना चाहते हैं। हाँ साहब, कौन बंदा है, कौन ऐसा पाकिस्तानी है जो इस मुल्क को बचाना नहीं चाहता? मैं और आप, हर एक बंदा। उस वक्त आप ये कहते, देखो पाकिस्तानियों, अगर इस मुल्क को बचाना है तो मेरा साथ देना होगा। और किस तरह? अगर मेरी हुकूमत आ गई तो जो देसी घी के साथ रोटी खाते हैं, याद रखना सूखी खानी पड़ेगी। खाओगे? एक आवाज आती, खाएंगे।
جو 2 روٹیاں کھاتے ہیں ان کو 1 کھانی پڑے گی، کھائیں گے، اور جو 1 کھاتے ہیں ان کو آدھی کھانی پڑے گی۔ یاد رکھنا، اگر ملک لینا ہے تو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں کوئی وعدے نہیں کرتا، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، قربانیاں دو گے خدا کی قسم خان صاحب لوگ تیار ہوتے۔ اب ایک اور بات بتاتا چل، وہ کیا؟ خان صاحب اگر آپ کی جماعت کو دیکھا جائے تو کوئی اتنی اسٹرانگ جماعت نہیں رہی 23 سالوں میں۔ کوئی بندہ آپ کی پی ٹی آئی میں شامل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اب عوام اتنی بھولی نہیں رہی کہ وہ باتوں میں آ جائے۔ عوام کو اس بات کی سمیل آ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، جو بھاگ بھاگ کر پرانے سیاستدان پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ کچھ تو حلوہ پک رہا ہے، کچھ تو گرین سگنل ملا ہوا ہے۔ ہاں صاحب آپ کے لیے تو مشکل ہی نہیں تھا۔ آپ نے اگر کھلاڑی لینے ہی تھے تو مزے ہوئے کیوں نہیں لیے؟ آپ نے وہ کھلاڑی لیے کہ جن کا کوئی بھی خاص کارنامہ نہیں تھا، وہی کاف نون لام میم یو نون وے حمزہ وائے، وہی ٹیمیں۔ 23 سال جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سٹرگل کی، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں گئے، اور آخر پہ آپ نے چلے ہوئے کارتوس لے دیے۔ خان صاحب آپ کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں رہا، آپ اب ڈیلیور نہیں کچھ کر سکتے، آپ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے سال میں اور 5ویں سال میں فرق ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر جو ہوتا ہے، آخری سال ڈیلیور کرنے کا ہوتا ہے۔ ہاں سب ہوم ورک تو ہے ہی نہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں یہ والی، کہ جو آپ کے پروگرام چل رہے ہیں ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے۔ عوام مستفیض نہیں ہو رہی، خواص مستفیض ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو بندہ بولے اس کو اندر کر دو۔ مجھے نہیں پتا ہمارا یہ پروگرام کب بند ہو جائے، لیکن ہم حق کہتے رہیں گے۔ خان صاحب ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ پاکستان کے وفادار ہیں تو خدا کی قسم ہم مرنے تک آپ کے ساتھ رہیں۔ ہاں صاحب کچھ نہیں ہو پایا، سارے وعدے جھوٹے نکلے، لوگ پریشان ہیں، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، انصاف کہیں نہیں ہے۔ ناصر درانی کو بلا کر آپ نے اسپیشل کہا پولیس، کیا پولیس کا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں، انصاف کی بات کریں۔ ثناء اللہ خان صاحب سے تو بڑی کلوں میں چیزیں نکلی تھیں، کہاں گئے؟ کہاں ہے انصاف؟ جن کو چور اور ڈاکو آپ کہتے ہیں، جن کو کرپٹ آپ کہتے ہیں، ابھی تک تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو پایا۔ عدالت سے وہ باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں سائیکل چوری کرنے کا جرم ثابت کر دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو بتانا ہے۔ تو میں نے تو پہلے کہہ دیا خان صاحب، ڈنڈا برائے فروخت ہے۔ سرکار میاں صاحب 50 روپے کے مچل کے بھر کے گئے ہیں، کیا ستم ظریفی ہے، کیا کہیں؟ ہم تھک گئے، ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں، خدا کی قسم کوئی امید نہیں۔ اب آپ باقی 1.5 سال میں کیا کرتے ہیں پتہ نہیں۔ تیل 128 کا ہو گیا، ڈالر 171 کا ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جو چیز جہاں چلی جاتی ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے، اس کو واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا جی IMF کے پاس ہم نہیں جائیں گے،
کشکول توڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کون کون سا وعدہ آپ کو یاد کرے، لیکن آپ تو مطمئن ہیں خان صاحب 5 سال کے بعد آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ کہاں ہے وہ ثاقب نثار صاحب، پانی کی بوتل لے کے روتے تھے کہ ڈیم، آج وہ پتہ نہیں کینیڈین بنے بیٹھے ہیں، پاکستان میں آتے ہی نہیں۔ شاید خان صاحب آپ بھی چلے جائیں اور کبھی نہ آئیں، ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، ہمارا اللہ حافظ ہے۔ باتیں میں نے بڑی سخت کی ہیں، لیکن حقیقت ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، سوچئے گا ضرور۔ ناظرین، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، خدا را اب ووٹ دیجئے گا کسی کو تو سوچ سمجھ کے دیجئے، جھوٹے وعدوں پہ، جھوٹے کولوں پہ مت آئیے گا۔ اللہ میرا، اس ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کیمرہ گرل فاطمہ راجپوت کے ساتھ آپریشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی رکھی تو اگلے آئینہ میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔